ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो अपना टॉपिक जो अपने लास्ट क्लास के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में अपन ने बात करी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी होती क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन body. It is the resistance power of human body against microorganism. माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो it is the resistance power of the body against microorganism to prevent from disease। ये फिर अपन बोले इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन की एक ऐसी पावर अपनी ह्यूमन बॉडी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करती है और प्रिवेंट करती है अपनी बॉडी को किससे? डिजीज या इन्फेक्शन से। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी के रिगार्डिंग अपन जनरल से अगर अपन बात करें, जैसे कि कुछ एक डिजीज हैं जिनके अंदर डायरिया आपको देखने को मिलता है। उन डिजीज के अपन ने बात करी है कि एग्जांपल्स में सबसे पहले अपन ने लिया कोलेरा। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? विब्रियो कोलेरी। और इसके अंदर आपको जो स्टूल देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? राइस वाटर स्टूल। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राइस वाटर स्टूल आपको कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? तो वो किसके अंदर मिलता है आपको? कोलेरा के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं टाइफाइड का। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। और इसमें आपको जो स्टूल जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है पी सो स्टूल। पी सो स्टूल। नेक्स्ट डिसेंट्री। डिसेंट्री के अंदर आपको स्टूल जो होता है वो देखने को मिलता है म्यूकस विद ब्लड। म्यूकस विद ब्लड। ये आपको जर्नल से आपको कुछ एक एग्जांपल जिनके अंदर आपको डायरिया और डायरिया के साथ साथ में आपको इनका स्टूल का ये तीनों क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि राइस वाटर स्टूल आपको कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है, टाइफाइड के अंदर आपको पीसूप स्टूल आपको देखने को मिलता है, और डिसेंट्री के अंदर म्यूकस के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। ये आपको, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें कि इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप की होती है। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप। इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनका मतलब क्या हो गया? इनसाइड। नेट का मतलब क्या हो गया? नियोनेट। तो मतलब कि नियोनेट के अंदर जन्म के साथ आपके जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है या बाय
बर्थ, बाय बर्थ, वो आपकी क्या कहलाती है? इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी टू टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी अपन बोल रहे अपनी, और पैसिव को क्या बोल रहे? पराई। तो एक्टिव इम्यूनिटी की अपन बोला कि कितने टाइप की? टू टाइप। एक्टिव इम्यूनिटी में अपन ने बोल दिया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी अपन ने बोल दी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये भी अपनी दो टाइप की। कौन कौन सी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल अपन बात करें तो अपन ने बोल दिया आपके नेचुरल इन्फेक्शंस, जिसके अंदर आपकी खुद की बॉडी एक्टिव होके किसका फॉर्मेशन कर रही है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें आपको बनी बनाई एंटीबॉडी आपकी बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होती है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का एग्जांपल अगर अपन देखें तो आपकी वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो भी लगाई जाती हैं वो सारी किसका एग्जांपल्स होती हैं? आपकी एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर कि मदर टू फीटस के अंदर जो जो एंटीबॉडी आपकी ट्रांसफर होती हैं, आईजीजी बाय प्लेसेंटा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, आईजीए बाय मिल्क कौन सी इम्यूनिटी है? आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल का एग्जांपल अगर अपन देखें तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स ठीक है, आपके आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल। अब अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये तो जर्नल से अपन ने बात करी कि भाई इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है, और रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द डिजीज एंड इन्फेक्शंस क्या कहलाता है? आपकी इम्यूनिटी। फिर अपन ने बोल दिया कि बहुत सारे ऐसी डिजीज जिनके अंदर आपकी बॉडी डिफेंस करती है, और उनके आधार पे अपन ने कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कोलेरा आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान आपकी बॉडी डिफेंस करती है और आपको डायरिया होता है, और उस दौरान आपको जो डायरिया होता है उसको अपन बोल रहे हैं राइस वाटर डायरिया। टाइफाइड के अंदर पी सूप स्टूल आपको देखने को मिलता है, और डिसेंट्री के अंदर आपको म्यूकस विद ब्लड आपको देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अपन ने बात करी। इननेट इम्यूनिटी है जो इनसाइड या नियोनेट के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी अपन ने बोल दिया कि नेचुरल इन्फेक्शंस कौन कौन से? आपके स्मॉल पॉक्स बोल दूं मैं, चिकन पॉक्स बोल दूं, तो ये आपके नेचुरल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी बॉडी खुद एक्टिव होकर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। और ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्टिव नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती हैं, और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से फीटस के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज आपकी ट्रांसफर होती हैं वो पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और आर्टिफिशियल के अंदर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स या सीरा वगैरह जो भी होता है वो सारा किसके अंदर आता है? आपका पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है। अब अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल वही आपका नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन,
स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ठीक है। और स्मॉल पॉक्स की अगर अपन बात करें तो ये आपका हेड से निकलता है, या इसका स्कार जो होता है, पहला फर्स्ट आपको हेड के ऊपर स्कार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। हेड के ऊपर आपको स्कार देखने को मिलता है स्मॉल पॉक्स के अंदर। चिकन पॉक्स जो होता है वो चेस्ट से निकलता है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम अगर अपन बोलें वेरिसेला, और इसका अपन दूसरा नाम बोल लें वेरियोला। इसका अपन दूसरा नाम बोल लें वेरियोला। ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसके एग्जांपल्स वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। ठीक है। दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वही अपन ने बोला, इन दिस इम्यूनिटी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं मदर टू फीटस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA बाय ब्रेस्ट मिल्क और IgG बाय प्लेसेंटा, बाय प्लेसेंटा। ठीक है। बाय प्लेसेंटा। अगर यहीं पे अगर अपन बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो जर्नल से अगर अपन सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देखना चाहें तो आप याद कर सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज जिनको बोला जाता है, इनकी एक ट्रिक GAME, गेम डे। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर वाया प्लेसेंटा, वाया ब्रेस्ट मिल्क, या आपकी बॉडी सीक्रेशंस के अंदर आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा होता है आपका IgA। बिगेस्ट एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है वो कौन सा होता है आपका IgM। और लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं वो कौन होती हैं आपकी IgG। एलर्जिक रिएक्शंस में जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन होती हैं आपकी IgE, या फिर अपन बोलें एनाफाइलेक्टिक कंडीशंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती हैं IgE। और IgD
का जो वर्क है अननोन है, IgD का जो वर्क है वो क्या है, अननोन है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी इन्फेक्शन या एक्यूट कंडीशन के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, या प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी IgM। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी IgG। या अपन बोल लें क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, आपकी IgG। ठीक है, ये यहाँ पर ने बात करी है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की मदर से फीटस के अंदर आपकी एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होती हैं IgG और IgA, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा आपकी IgA और IgG आपकी किसके द्वारा होती है, बाय द प्लेसेंटा के द्वारा होती है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसीरा, एंटीबायोटिक्स, ये सारे क्या होते हैं आपके, इसके अंदर आते हैं आपके आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को बताना। ये अपन ने बोल दिया है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के अंदर अपन ने बात करी है इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजो अपन इंक्लूड करते हैं, और ये प्रिवेंट करती है इम्यूनिटी अपने को किसी भी डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन से, इसको अपन इम्यूनिटी बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अपन ने बात करी कि इन्नेट इम्यूनिटी की जन्म के साथ में जो इम्यूनिटी आपके पास प्रेजेंट होती है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपको जन्म के बाद में आपको जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आपके नेचुरल इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल के अंदर आपके वैक्सीनेशंस, आपका इम्यूनाइजेशन। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो मदर टू फीटस के अंदर ट्रांसफर होती है, जिसको अपन ने IgG बाय द प्लेसेंटा, IgA बाय द ब्रेस्ट मिल्क। एंड आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपने इम्यूनोग्लोबुलिन बोला, एंटी सीरम अपन ने बोल दिया, एंटी सीरम, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी होती है वो आपकी सारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। अपन ने बोला एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है नेचुरल इन्फेक्शन, जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स वगैरह, चिकन पॉक्स अपन ने एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अपन ने बात करी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं, आप ट्रिक वाइज अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो कि डे गेम डे गेम डे। ठीक है, कि IgG, IgA, IgM और IgE और IgD प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में आपके लिए रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो आपकी IgM रहती है। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो आप रेस्पॉन्सिबल होती है, ये लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो कौन होती है, आपकी IgG। अब अपन बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब अपन किसकी बात करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। कि आपकी बॉडी के अंदर
टू टाइप की क्या प्रेजेंट होती है डिफेंस मैकेनिज्म? टू टाइप, टू टाइप की क्या प्रेजेंट है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म? कौन कौन सी? सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म और ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म और ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म, इसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, इसको अपन बोल रहे हैं सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म और सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। या मैं बोलूं टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, इसको अपन बोल रहे हैं बी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म। टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, बी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म और ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म की अपन बात करें, ठीक है। तो टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अपन बोले टी हेल्पर सेल आपकी जिनको आप CD4 सेल बोलते हो, टी किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, CD8 सेल जिनको नाम से जानते हैं अपन, T4 होता है थाइमस। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? प्रोड्यूस थाइमस ग्लैंड, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं? टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। इसमें जो अपना जो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अपन बोलते हैं कि HIV जो इन्फेक्शन जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन के दौरान आपकी CD4 सेल्स जो होती हैं वो फर्स्ट इंडिकेटर होती है कि सबसे पहले जो सेल्स आपकी जो डैमेज होती हैं वो कौन होती हैं? CD4 सेल, CD4 सेल। और इनका ही HIV इन्फेक्शन के अंदर डिक्रीज काउंट ऑफ CD4 सेल। HIV इन्फेक्शन के दौरान CD4 सेल्स का काउंट क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है, ठीक है। अटैक ड्यू टू अटैक HIV वायरस। तो क्वेश्चन ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी HIV इन्फेक्शन जो होता है वो आपकी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। या आंसर के अंदर आपको दे रखा है कि टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म। और कौन सी सेल को डैमेज करता है? तो CD4 सेल्स को क्या करता है? ये डैमेज करता है। तो आप जो भी इसका आप बोलना चाहो, नॉर्मल रेशियो जो होता है वो वैसे तो CD4 सेल्स आपकी ज़्यादा होती हैं और CD8 सेल्स क्या होती हैं? कम होती है। तो आप इनका रेशियो, नॉर्मल रेशियो तो ये होता है कि दुगनी होती है CD4 सेल्स CD8 सेल की तुलना में, लेकिन HIV इन्फेक्शन के दौरान इसका रेशियो 1:2 हो जाता है। ये इंडिकेट करता है आपकी CD4 सेल्स के
रेशियो, CD4 और CD8 सेल का रेशियो ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद में अपन बोलें HIV वायरस destroyed cellular defense mechanism, या और T cell mediated defense mechanism, T cell mediated defense mechanism, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अपन बात करते हैं ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म। ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स से बी सेल्स के होती हैं सिंथेसिस होती बनती। ये अपन बोलें कि बी सेल जो होती हैं या प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी बनाने में आपकी क्या करती हैं, प्रोडक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये अपन इनका बोल सकते हैं बी सेल मीडिएटेड, या फिर अपन बोलें इसको सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये अपनी नॉर्मल से डिफेंस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बी सेल्स जो होती हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो बी सेल्स जो होती है आपका प्लाज्मा या बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं, या इनका अदर नेम पूछ लिया जाता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के, या बी सेल मीडिएटेड ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म को बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म भी अपन बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी अपन बोलते हैं। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी आपकी ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म या फिर भी ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, बोलते हैं, ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं। तो ये आज का अपना जो जर्नल अपन ने बात करी है इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन, तो जब भी आपका वैक्सीन आपके पास आता है तो VMGPS, और आपको याद करना है लुईस पास्चर, फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर, या अपन बोल लें जिसे जर्म सेल थ्योरी जो दी थी वो लुईस पास्चर ने दी थी। और
पास्चुराइजेशन टेक्निक और स्टरलाइजेशन टेक्निक जो दी थी वो किसने दी थी? लुईस पास्चर। ठीक है, जो टेक्निक वगैरह जो दी थी वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। अब अपन बोल दिया वैक्सीन। वैक्सीनेशन, तो जो वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो किसने दिया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर जो है वो कौन? आपके फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कौन है? आपके एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हुआ 1977 इन इंडिया, और 1980 की इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर ये इरिडिकेट हो चुका। और थोड़ी सी अपन बात करते हैं, जो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। माइक्रोस्कोप के बारे में किसने बताया था? एटोनी लिविंग होप। एटोनी लिविंग होप। और यही वो पर्सन है जिसने फर्स्ट सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बार जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन किया वो कौन थे? एटोनी लिविंग होप। अब अपन चलते हैं वैक्सीन के, इसके ऊपर। वैक्सीन की वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन इज द इम्यूनोग्लोबुलिन substance that obtained from microorganism। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही अपन प्राप्त करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी वैक्सीन कहलाती है। वैक्सीन आर थ्री टाइप। वैक्सीन्स आर थ्री टाइप। कौन कौन सा? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। अब हम बात करते हैं कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। कि लाइव वैक्सीन जो होती है, नो नॉट यूज बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की इसमें आवश्यकता आपको नहीं होती है। किल्ड वैक्सीन के अंदर आपको यूज बूस्टर डोज। लाइफ लॉन्ग एक्शन, ये अपन बोलें कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड, शॉर्ट
term immunity provide इंस्टेंट एक्शन। तो लाइव वैक्सीन जो होती है वो आपको इंस्टेंट एक्शन प्रोवाइड कराती है, और जो किल्ड वैक्सीन जो होती हैं वो डिलेड एक्शन आपको देखने को मिलता है। डिलेड एक्शन आपको क्या होता है देखने को मिलता है, डिलेड एक्शन आपको देखने को मिलता है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं टॉक्सोइड। टॉक्सोइड जो है, टॉक्सोइड एक्ट एज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल, कि ऐसे एक्ट करते हैं जो एक्ट एज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन लेते हैं। ठीक है, ये अपन बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन क्या करते हैं, टॉक्सिन उनका लेते हैं और फिर अपन उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर। ये आपके क्या होते हैं, टॉक्सोइड होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल अपन बोले टिटनस टॉक्सोइड, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया और बोट्यूलिज्म। ठीक है, टिटनस जो होता है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट गाबा, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको इनहिबिट करता है या उसके लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ACH के लेवल को क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ACH का लेवल इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, स्पास्टिक पैरालाइसिस, स्पास्टिक पैरालाइसिस, स्पास्टिक पैरालाइसिस बोटुलिज्म की अपन बात करते हैं। तो बोटुलिज्म जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाई। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाई इनहिबिट करता है आपके ACH लेवल को और इंक्रीज करता है आपके गाबा के लेवल को इन रेस्पॉन्स टू। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू ACH और गाबा। तो ACH के रेस्पॉन्स में गाबा का लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस पर्सन के अंदर, जो पर्सन की जो बॉडी जो होती है, बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालाइसिस। तो स्पास्टिक पैरालाइसिस जो होता है वो आपको टिटनस टॉक्सोइड के अंदर आपको देखने को मिलता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाई जो इनहिबिट करता है आपके ACH के लेवल को, और आपको फ्लैसिड पैरालाइसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, लाइव वैक्सीन। इसकी लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स BOY MMR TVR BCG
PV, येलो फीवर, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड, वेरिशेला, चिकन पॉक्स और रोटा वायरस। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? लाइव वैक्सीन के। किसके एग्जाम्पल हैं? लाइव वैक्सीन के। इसमें जो मेन जो चीज है अपने लिखनी है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के अंदर आती हैं आपका पोलियो, पर्टुसिस, प्लेग, टाइफाइड, टाइफस, हेपेटाइटिस बी, रेबीज। हेपेटाइटिस बी और रेबीज। ठीक है, ये आपकी किल्ड वैक्सीन है। टॉक्सोइड वैक्सीन के एग्जांपल्स अपने देख लिए थे पहले ही। टॉक्सोइड के अंदर आपके कौन कौन है? टिटनस, टॉक्सोइड, डिप्थीरिया और बोटुलिज्म। ये आपके किसके एग्जांपल हैं? टॉक्सोइड। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि भाई अपने 3 टाइप की अपन ने वैक्सीन के बारे में जाना कि वैक्सीन जो होती हैं अपनी 3 टाइप की होती हैं, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में फिर अपन ने डिफरेंस देखा कि लाइव वैक्सीन जो होती हैं जिनमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या लॉन्ग टर्म आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। किल्ड वैक्सीन वो होती हैं जिनमें बूस्टर डोज अपन यूज करते हैं और शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी आपको क्या करवाते हैं? प्रोवाइड कराती हैं। इंस्टेंट एक्शन लाइव वैक्सीन आपको देती हैं और डिलेड एक्शन आपको किल्ड वैक्सीन आपको देती हैं। टॉक्सोइड जो होती हैं एक न्यूट्रलाइज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोई भी, उससे अपन क्या करते हैं? टॉक्सिन्स को लेते हैं और उनको न्यूट्रलाइज प्रिंसिपल पे वर्क करवाते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर और वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो टिटनस टॉक्सोइड जो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होते हैं और इनहिबिट करता है आपके गाबा के लेवल को और इंक्रीज करवाता है इन रेस्पॉन्स टू गाबा ACH। तो आपकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। ठीक है, ACH के लेवल की इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको स्पास्टिक पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाई जो बोटुलिज्म आपकी बॉडी के अंदर करवाता है, इसमें ACH जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और गाबा के लेवल आपको बॉडी के अंदर इंक्रीज होने की वजह से बॉडी के अंदर आपको रिलैक्सेशंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और आपकी ये लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं, ये आपके किल्ड वैक्सीन के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बात करी। उसके बाद अपन बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो था वो नवंबर 1985 या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अपन बात करें
ठीक है, तो आपको जर्नल सी चीजें याद रखनी है कि जीरो वीक के ऊपर आपको लगानी है ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी। फर्स्ट जो डोज होगा वो आपको 6 वीक के ऊपर, फर्स्ट जीरो डोज, फर्स्ट डोज आपको 6 वीक के ऊपर आपको लगाना है ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी। डोज जो आपको सेकंड जो होगा वो कब लगाना है, 10 वीक के ऊपर, इन्हीं का अपन क्या लगाएंगे, सेकंड डोज। थर्ड डोज जो होता है वो अपन 14 वीक के ऊपर लगाएंगे, इन्हीं के सेम आपको जो है थर्ड डोज आपका ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी का आपको क्या लगाना है, थर्ड डोज आपको लगाना है। 9 मंथ के ऊपर आपको क्या लगाना है, मीजल्स और विटामिन ए सबक्यूटेनियसली आपको लगाना है 9 मंथ के ऊपर। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 9 मंथ के ऊपर कौन सा आपका वैक्सीन जो होता है वो लगता है। ठीक है, विटामिन ए और मीजल्स, विटामिन ए की सिरप आती है और मीजल्स का क्या लगता है, वैक्सीन लगता है। 16 से 24 मंथ के ऊपर आपका बूस्टर, फर्स्ट इसका ओपीवी और डीपीटी। 5 ईयर के आपका बूस्टर, सेकंड किसका, डीपीटी का। 10 ईयर के ऊपर आपका टीटी फर्स्ट और 16 ईयर के ऊपर आपका टीटी सेकंड डोज आपका लगता है। ठीक है, ये अपन ने बात करी है जन्म। ये अपन ने आज की जो अपनी क्लास थी वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैक्सीन्स और इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैक्सीन्स के बारे में अपन ने जाना। आज की क्लास जो थी आज की यहाँ तक ही रहेगी अपनी क्लास, और अपन कल जो है इस क्लास में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। और संडे को एक स्पेशल क्लास अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग रखने वाले हैं, जिसमें सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अपन बात करेंगे जो आपके बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके CHO के एग्ज़ाम या नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम या अदर जो आपके नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, और आपके हर तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।